Hey everyone, this is CA अंजलि बक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 अटेम्प्ट वालों के लिए जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 10 आपका टीडीएस टीसीएस देखेंगे। मैम, क्या इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी में भी टीडीएस टीसीएस होता है? हाँ, होता है। जो गवर्नमेंट है वो टीडीएस डिडक्ट करती है एंड जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो ना, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका काम है टीसीएस कलेक्ट करना। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन जीएसटी। इनकम टैक्स देख रहे हैं, नहीं जीएसटी देख रहे हैं। ठीक है, देख पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या रेट है, कौन कलेक्ट करता है, कौन डिडक्ट करता है, कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्यों है, एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में देखेंगे। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे, लेक्चर्स पहुंचे एंड वीडियो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ठीक है, एंड इफ यू नीड दिस कॉन्सेप्ट नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो फटाफट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले टीडीएस देखेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो कि आपका जीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 51 में दिया गया है। क्या दिया गया है? अंडर जीएसटी रिजिम सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रिस्क्राइब्स ऑथोरिटी एंड प्रोसीजर फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। किसके पास में ऑथोरिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, कौन करता है एंड क्या प्रोसीजर है टीडीएस डिडक्ट करने की, आपको सब कुछ सेक्शन नंबर 51 ऑफ योर सीजीएसटी एक्ट दिया गया है। सेक्शन नंबर लर्न करने हैं, अगर आपको होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। बस एग्जाम में गलत सेक्शन नंबर लिख के मत आना, सारे के सारे मार्क्स कट हो जाएंगे। इफ यू नो द सेक्शन नंबर इज 101% करेक्ट, then only write it in your paper, then only write it in your exam, otherwise don't write it। मार्क्स सारे कट हो जाएंगे अगर सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर वॉटेवर गलत रहा। ठीक है, देखते हैं। मस्त एक प्यारा सा चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सब समझ जाएगा, बस ध्यान से सुनना है आप बैठ के। ठीक है, जो आपका टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सबसे पहले हम देखेंगे कौन किसकी अथॉरिटी है, कौन लायबल है, किसका ऑब्लिगेशन है जिसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन है पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सेकेंड, गवर्नमेंट जहां इंक्लूडेड है वहां लोकल अथॉरिटी भी है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो भी रहेगी, और गवर्नमेंट ने पर्सन को और नोटिफाई कर रखा है जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। मतलब गवर्नमेंट तो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है, एवरीवन विल डिडक्ट टीडीएस। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नोटिफाइड पर्सन है। कौन है वो नोटिफाइड पर्सन? फॉलोइंग पर्सन हैव बीन नोटिफाइड अंडर क्लॉज नंबर डी ऑफ सबसेक्शन नंबर 1। कौन है? An authority or a board or any other body set up by act of parliament or state legislature or established by any government with 51% or more participation by way of equity control to carry out any function। क्या बोल रहे हैं? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी बोर्ड हो सकती है, जो कि इस्टेब्लिश किसने किया है? पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया है, या किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने, कोई भी एग्जाम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, व्हाटएवर, एनी स्टेट लेजिस्लेचर में इस्टेब्लिश हुई है, या पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी, किसी बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है, और जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी ही हो गई। क्यों? क्योंकि भाई 51% या उससे ज्यादा अगर स्टेक है, कंट्रोल है, पावर है गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट बॉडी ही हो गई ना एक तरह से। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। सिमिलरली अगर कोई अथॉरिटी, कोई बोर्ड है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है 51% या उससे ज्यादा, एंड सच अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय
ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, देन सच बॉडी सच अथॉरिटी हैज टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है। सेकंड सेकंड अगर कोई सोसाइटी है, अथॉरिटी देख लिया, बॉडी देख लिया, ठीक है, ऊपर एजेंसी देख लिया था, ठीक है, एजेंसी हो गया, अथॉरिटी हो गया, बॉडी हो गया। अगर कोई सोसाइटी है, एनी सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट चाहे किसी लोकल अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश की गई हो, अगर किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी लोकल अथॉरिटी की इस्टेब्लिश्ड सोसाइटी है और जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में such society is registered which is established by government or local authority, then such society has to deduct TDS। ठीक है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये गवर्नमेंट बॉडीज ही होती है, जो PSUs होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज ही होती है, hence they also have to deduct TDS। और इनके अलावा एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी, इंडिविजुअल, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, LLP, AOP, BOI, सब कुछ आता है। ठीक है, काफी चीजें आती है पर्सन के डेफिनेशन में। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप जो रिसीव कर रहा है सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, ठीक है, इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट वॉट एवर, ये नहीं याद रखने की जरूरत है, फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। याद क्या रखना है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप सप्लाई किया जा रहा है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई किया जा रहा है, देन सच रजिस्टर्ड पर्सन, कौन, जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं AB, ठीक है, और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये है VP, ठीक है, मैंने VP को मेटल स्क्रैप सप्लाई किया है, हम दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। हियर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कौन है, VP जो है TDS डिडक्ट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अलावा आपको क्या याद रखना है, मेटल स्क्रैप का सप्लाई है जो याद रखना है। फिर से देखते हैं कौन कौन लायबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन कौन कौन है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड जो गवर्नमेंट की है, ठीक है, जिसमें 51% या उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का है। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है, उसके अलावा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर कोई है, PSU गवर्नमेंट बॉडी होती है, PSU अगर कोई है, देन PSU हैज टू डिडक्ट TDS। एंड इसके अलावा जो मेन बात आपको याद रखनी है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है, तो जो रिसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई है, जो रिसीव कर रहा है सप्लाई को, सच पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट TDS। ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 51 ऑफ GST लॉ। ठीक है, TDS क्या, अगर सपोज मैंने इधर से VP को सप्लाई किया है 100 रुपीज का मेटल स्क्रैप, तो क्या TDS डिडक्ट होगा? नहीं, हर छोटे बड़े अमाउंट पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जहां जो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख exclusive of GST as per invoice, exclusive of GST as per invoice। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, केस स्टडी बनती है। अगर जो मैं सप्लाई कर रही हूँ और मेरा सप्लाई का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 2.5 लाख एंड ये जो 2.5 लाख है इसमें GST का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिव ऑफ GST मतलब अगर ये 2.5 लाख में, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2,50,000 है, ठीक है, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 है। ठीक है, अब मान लो आपका इस पे जो GST का अमाउंट था वो 10,000 था, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये 2,50,000 में दो केसेस बनते हैं, एक केस है जहां 2.5 लाख में GST इंक्लूडेड नहीं है,
ठीक है। एंड दूसरा केस है जहां 2.5 लाख में आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। तो अगर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2,50,000 है, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर ये 10,000 जो है जीएसटी का अमाउंट ये 2.5 लाख में इंक्लूडेड है, तो आप क्या करोगे, 250 लाख माइनस 10,000, क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको देखना है। आपका अमाउंट हो गया 2,40,000। क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपका सप्लाई का वैल्यू है, दैट टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। इस रेट से टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? देख लिया। कब होगा? वैल्यू देख लिया। कौन से रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है? टीडीएस इज डिडक्टेड 1% ऑन सीजीएसटी प्लस 1% ऑन एसजीएसटी, या फिर अगर आपका सप्लाई आईजीएसटी इंटरस्टेट है तो 2% ऑन आईजीएसटी। ये रेट आपको लर्न करना है। जीएसटी रेट्स आपको लर्न नहीं करनी है, क्वेश्चन पेपर में दिए रहेगा। मैंने ये काफी बार बोला है, कहीं कहीं जगह पे आपको जीएसटी रेट लर्न करनी है। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले केस में आपको जीएसटी रेट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीडीएस टीसीएस की रेट्स जो है, सीजीएसटी पे कौन सा, एसजीएसटी पे कौन सा, आपको लर्न रहना चाहिए। 1% ऑन सीजीएसटी, 1% ऑन एसजीएसटी, या फिर अगर आईजीएसटी है तो 2%। ये तो इजी है, ये तो इजी है, सॉरी, ये तो इजी है ना, ये तो हमें पता है ना। आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 1+1 2% आईजीएसटी, ठीक है। आपको सिर्फ 1% याद रखना है। अगर आईजीएसटी की बारी आई तो 2 कर दो, ठीक है। नो टीडीएस, नो टीडीएस। कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? एंड टीडीएस अगर आपको डिडक्ट करना है तो आपको जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो आपको गवर्नमेंट को पे तो करना पड़ेगा ना, खुद के थोड़ी टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पे करने के लिए ड्यू डेट है विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। इसका क्या मतलब है? अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है। जुलाई मंथ में अगर मैं कोई सपोज मैं कोई लोकल अथॉरिटी हूँ, मैंने जुलाई मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है 5,000 रुपए का पूरा मिला के, ठीक है। मुझे ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट को कब तक पे कर सकती हूँ? 10th ऑफ अगस्त तक, टिल द 10 विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ टिल द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप क्या करोगे? आपकी ड्यू डेट है, टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टीडीएस का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाय द 10th ऑफ सीडिंग मंथ, जो अगला महीना है उसकी 10 तारीख जो है वो ड्यू डेट है, ठीक है। नो टीडीएस क्या है? अगर अगर दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छी से देखो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी से देखो। अगर आपका जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आपका सपोज मैं हूं सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ए बी जो है सप्लाई कर रही है वीबी, व्हाटएवर, मैं सप्लायर हूँ, वीबी रिसिपिएंट है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब ये जो वीबी है, ये वीबी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये सपोज गुजरात में रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है? गुजरात है, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई कोई और ही स्टेट है। लोकेशन ऑफ सप्लाई फॉर एग्जांपल आप समझ लो राजस्थान, एग्जांपल देखिए। तो अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। देखो आपके लिए काफी सारे केसेस है। आपका जो सप्लायर है ए में है, आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी ए में है और रिसिपिएंट भी आपका ए में है, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट केस, अगर आप जो है सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट ए में है, लेकिन आपका रिसिपिएंट दूसरे किसी स्टेट में है, इस केस में आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे,
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वाला केस जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट बी में है, लेकिन जो आपका रिसिपिएंट है वो भी स्टेट बी में ही है, वो कोई स्टेट सी एक्स वाई जेड कहीं पे भी नहीं है, सेम स्टेट में है, रिसिपिएंट भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी, बिल्कुल टीडीएस डिडक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, जब अलग है तो ही टीडीएस डिडक्ट ही होगा, अदरवाइज टीडीएस विल बी डिडक्टेड। सेम यूनियन टेरिटरीज के भी एग्जांपल आपके पास में है। ठीक है, कौन से केस में नहीं हुआ डिडक्ट, कौन से केस में डिडक्ट नहीं हुआ? जहां रिसिपिएंट किसी और ही स्टेट में है, आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है और रिसिपिएंट कोई और ही स्टेट में है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर तीनों एक ही जगह है तो कोई इश्यू ही नहीं है, और अगर सप्लायर कोई और स्टेट में है लेकिन जो आप सप्लाई जहां कर रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वो सेम स्टेट में है तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सिर्फ ये एक केस है जहां पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे, जब आपका रिसिपिएंट कोई अलग ही जगह पे है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। मैं फटाफट पूरा चार्ट फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो कौन कौन पर्सन लायबल है हमने देख लिया डिटेल में, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के बॉडी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, पीएसयूज। ठीक है, उसके अलावा कोई सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आपका सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देन यू विल डिडक्ट टीडीएस। किस रेट पे? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी 2%। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ड्यू डेट है टीडीएस की वो है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 10 तारीख तक आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, गवर्नमेंट को अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट, आप टीडीएस डिडक्ट कब नहीं करोगे? कब नहीं करोगे? जब आपका प्लेस सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये दोनों लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से अलग है, रिसिपिएंट कोई और ही जगह पे है, सेम जगह पे नहीं है, देन यू विल नॉट डिडक्ट टीडीएस, वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, कौन ऐसे लोग हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है ही नहीं? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर पीएसयू वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक हमें लगता है कि पीएसयू जो है उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में सप्लाई किया जा रहा है, अरे गवर्नमेंट का टीडीएस थोड़ी काटेगी, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट का टीडीएस थोड़ी काटेगी। एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में अगर सप्लाई हो रहा है देन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, वहां पे कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, पर्सन इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए बी सी डी, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी। ठीक है, ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 except the person referred to in clause D, except the person referred to in clause D, मतलब मेटल स्क्रैप वाला, जहां एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो तो केस हटाई दो। इनके अलावा अगर इनमें से कोई भी, सपोज अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी दूसरे एक पीएसयू को सप्लाई कर रही है, या एक सोसाइटी एक पीएसयू को सप्लाई कर रही है, या पीएसयू गवर्नमेंट अथॉरिटी को, या सोसाइटी कोई सी गवर्नमेंट बॉडी को, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, अगर ये लोग आपस में एक दूसरे से सप्लाई कर रहे, क्योंकि सारी गवर्नमेंट के ही है ना, अथॉरिटी, बॉडी, सोसाइटी, वॉट एवर पीएसयू है तो गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का खुद का ही टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है, तो अगर ये लोग आपस में सप्लाई कर रहे हैं तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट डी मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, एक मिनट, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप जो सप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई सप्लाई होता है
तो वहां टीडीएस डिडक्ट होगा। डी को इन्होंने हटा रखा है, डी को इन्होंने हटा रखा है। ए बी सी अगर आपस में कुछ भी सप्लाई लेना देना करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, लेकिन ए बी सी कोई भी डी के साथ, मतलब जो मेटल स्क्रैप जो है वो सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट होता। मतलब मेटल स्क्रैप आपका एक्सेप्शनल केस है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही है मेटल स्क्रैप के केस में। अंडरस्टूड? ठीक है। नो टीडीएस कब टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं, एक जहां आपका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कोई और ही स्टेट में है, एंड उसके अलावा अगर ये लोग आपस में ही सप्लाई कर रहे हैं या एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई कर रहा है, देन टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है? एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो टीडीएस डिडक्टर है, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, उसका ऑब्लिगेशन है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना। देखो, एक टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर, जो डिडक्ट कर रहा है टीडीएस, द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टैक्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द डिडक्टी, दैट इज द सप्लायर हुज पेमेंट टीडीएस इज डिडक्टेड। जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, टीडीएस डिडक्टर, उसको एक टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। किसे करेगा? डिडक्टी को, जिसका टीडीएस वो डिडक्ट कर रहा है उसे। क्यों? एज अ प्रूफ, एज अ प्रूफ कि भाई ये ले सर्टिफिकेट, मैंने तेरा टीडीएस जो है डिडक्ट किया है। ठीक है। देखो, अब हमने देखा कि टीडीएस के रेट्स देखे हमने, करेक्ट? सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। 1%, 1% और ये 2%। रेट तो पता चल गई, लेकिन कब आपको सीजीएसटी वाला टीडीएस डिडक्ट करना है, कब एसजीएसटी, कब आईजीएसटी, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा। देखो, आपका जो सप्लायर है और आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट सेम स्टेट में है। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, ये सेम स्टेट में अगर है, मतलब ये आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई का केस हो गया। करेक्ट? हर कोई सेम, सपोज ये लोग महाराष्ट्र में है, ठीक है, विद इन महाराष्ट्र सप्लाई हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, टीडीएस भी सीजीएसटी एसजीएसटी ही डिडक्ट होगा। ठीक है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नेक्स्ट सिचुएशन, जो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर है और जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज नॉट इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई का केस हो गया। करेक्ट? ठीक है। और जब इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी डिडक्ट होगा। तब जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर इज नॉट इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों अलग अलग जगह पे, ये महाराष्ट्र में बैठा है और जो जहां आप सप्लाई कर रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में है, आईजीएसटी लगेगा, टीडीएस भी एट द रेट 2% आईजीएसटी डिडक्ट होगा। करेक्ट? थर्ड, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम स्टेट में है, लेकिन रिसिपिएंट कोई और ही स्टेट में है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर अगर ये केस है तो टीडीएस डिडक्ट होता ही नहीं है, टीडीएस डिडक्ट होता ही नहीं है। नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड हियर, जहां आपका रिसिपिएंट किसी और ही स्टेट में है। तो देखो, अगर ये लोग सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग अलग है तो आपका आईजीएसटी, और अगर रिसिपिएंट किसी और ही स्टेट में है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होता है जीएसटी लॉ में। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस क्या है? नॉन रेमिटेंस, नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर। क्या बोल रहा है? अगर जो टीडीएस डिडक्टर है, इसने गवर्नमेंट को जो है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट रेमिट नहीं किया पैसा, मतलब ड्यू डेट क्या है आपकी? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू डेट है। ठीक है। इसने 10 तारीख तक टीडीएस का अमाउंट जो डिडक्ट कर रखा है वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, एट द रेट 18% इन एडिशन टू अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, उसकी लाइबिलिटी है एट द रेट 18% पर एनम, उसे टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़े, इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ टीडीएस ही डिडक्टेड। सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने जो है टीडीएस का अमाउंट जो है
गवर्नमेंट को 10 तारीख को ना पे करके 15 तारीख को पे किया, 15 अगस्त को पे किया है, ठीक है। तो अब 10,000 का टीडीएस तो उसको पे करना पड़ेगा, प्लस इस 10,000 के साथ वो 10,000 पे 18% 5 दिनों का इंटरेस्ट भी पे करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। डिले किया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस ये कहाँ दिखता है, ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया। जो आपके टीडीएस का अमाउंट है, टीसीएस का अमाउंट है, ये सब कुछ ई कैश लेजर में दिखता है, ठीक है। ई क्रेडिट लेजर में सिर्फ आप जो आईटीसी क्लेम करते हो वो ही पता रहता है, वो उधर वही दिखता है। बाकी हर चीज, हर अमाउंट डिपॉजिट, हर अमाउंट जो आपका है, भले ही टीडीएस है, टीसीएस है, वॉटेवर, हर चीज ई कैश लेजर में दिखेगी, ठीक है। नाउ रिफंड ऑफ एक्सेस और एरोनस डिडक्शन, अगर आपने ज्यादा डिडक्ट कर लिया या गलती कर ली डिडक्ट करने में, एक्सेस है, ठीक है, तो क्या रिफंड मिलेगा? हाँ, रिफंड मिलता है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, जिस भी पर्सन की लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, जिस भी पर्सन की लाइबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू द जीएसटी कॉमन पोर्टल, क्योंकि तभी तो वो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो लेगा तभी तो वो जीएसटी पोर्टल पे जाके 10 तारीख को टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा, और जब टीडीएस रिटर्न फाइल होगा तभी तो वो टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, करेक्ट। तो द पर्सन, whoever the person is liable to deduct TDS, he or she or whatever government is required to take GST registration for the purpose of deducting TDS. Understood? ठीक है। नाउ दिस फिनिशेस योर टीडीएस वाला पार्ट। अब हम देखेंगे टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स, सेक्शन नंबर 52, 51, सेक्शन नंबर 51 जो है आपका टीडीएस वाला था, कंप्लीटेड। एक बार फटाफट रिवाइज करवा दो क्या? देखो फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, पूरा लगे तो आपको। टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आपकी? 2.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। रेट 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, 2% आईजीएसटी, ठीक है। ड्यू डेट 10 तारीख। नो टीडीएस कब? जब आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से अलग है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई आपस में पीएसयू है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और ये जो नोटिफाइड पर्सन है, मेटल स्क्रैप को हटा दो, इनके अलावा, मेटल स्क्रैप के अलावा अगर कोई भी नोटिफाइड पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो डिडक्ट कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्टिव एज अ प्रूफ एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। हमने देखा कब सीजीएसटी, कब एसजीएसटी, कब आईजीएसटी लगेगा, जब सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट्स में है तो आईजीएसटी। अगर रिसिपिएंट किसी अलग स्टेट में है तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने डिले किया है गवर्नमेंट को देने में टीडीएस अमाउंट तो आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपका टीडीएस अमाउंट कहाँ दिखेगा? ई कैश लेजर में दिखेगा। आपने अगर कोई गलती से गलत एक्सेस या एरोनस टीडीएस डिडक्ट कर दिया है तो क्या आपको रिफंड मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। एंड इसके अलावा इम्पोर्टेंट कि जो भी बंदा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डन योर टीडीएस। अब हम सेक्शन नंबर 52 कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीसीएस जो आपका है वो देखेंगे डिटेल में, ठीक है।